गुड मॉर्निंग। और आज 23/12/2022 है जो आज यूपीएससी का हिस्ट्री का लेक्चर 3 हो चुका है। तो हम उसका रिवीजन करेंगे। और ये हम लेक्चर 2 का हम वीडियो नहीं बना पाए थे, और तो हम लेक्चर 2 और 3 को एक ही में वीडियो बना रहे हैं। और हम क्या समझे आज क्लास होने के बाद, जो आज क्लास मतलब 7 बजे से हुआ था, तो सॉरी 7:30 बजे से हुआ था। तो उसके बाद हम मनी का आंसर पढ़ा है, उसके बाद हम क्या समझे हैं वो हम आज हम अपने आप को हम देख रहे हैं क्या समझे हैं, और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और नोट्स बनाए हैं, वो हम देख के बताएंगे। जैसे कि सर बताएं स्टार्टिंग में कि ये मतलब किसी तरह का मतलब क्वेश्चन रहेगा मेंस में। तो लास्ट में मतलब सब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन होता है, जो लास्ट में होता है क्या कि लास्ट में डिस्कस मतलब उसका एक्सप्लेन करना, जो मतलब यही सब के बारे में बताएं आंसर राइटिंग में, किस टाइप से आंसर करना है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो वही बताए हैं। जैसे कि डिस्कस करना, विवेचन करना, किसी विषय पर विभिन्न प्रकार एवं दृष्टिकोण पर चर्चा करते हुए फिर अपना विचार देना, ये डिस्कस करना होता है इसे। और दूसरा होता है एक्सप्लेन एंड इलुसिएट करना, व्याख्या कीजिए, अधिक सूचनाएं प्रदान पर किसी तथ्य को जिसे जिसे समझना थोड़ा कठिन है, अधिक स्पष्ट करना। एनालाइज करना, विश्लेषण करना, किसी तथ्य का परीक्षण अथवा गहराई से विचार करना, अधिक इसका अर्थ स्पष्ट हो। अब ही चौथा बताएं क्रिटिसाइज करना, किसी मतलब टॉपिक पर अपना अपना राय रखना, आलोचना करना, जिससे किसी भी तथ्य के अच्छे एवं बुरे पर अपना मतलब कोई भी तथ्य है, ठीक है, उसका एक तथ्य होगा, हम अपने अपने अनुसार के बताना है कि उसमें क्या गलत है क्या सही है, फिर उसके ऊपर हमको आलोचना करना है, मतलब बताना है कि ये भी यही हो सकता है। फिर कमेंट करना, टिप्पणी करना, किसी कथन अथवा कार्य का मूल्यांकन करना अथवा परीक्षण करना। डिस्क्राइब, वर्णन करना, किसी तथ्य अथवा व्यक्ति के विषय में विस्तार से लिखना ताकि उसका स्वरूप स्पष्ट हो जाए। और फिर सातवां है इवेल्युएट करना, मूल्यांकन करना, जैसे किसी तथ्य पर सावधानी से विचार करना तथा यह निर्धारित करना है कि यह हद तक महत्वपूर्ण और उपयोगी है। फिर उसके बाद आठवां है डू यू एग्री, क्या आप सहमत है। मतलब बताया गया है कि अधिकतर अधिकतर स्थितियों में असहमति ही जतानी चाहिए, मतलब कि नहीं, असहमति मतलब कि इसका मतलब नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। फिर फिर वही बताएं नुम्मा है इन द लाइट ऑफ एबव स्टेटमेंट, जो आपको उस कथन की सीमा में बांधकर ही लिखना है। एग्जामिन करना, परीक्षण कीजिए, पाठक के लिए समानता उस पहलू को उजागर करना जो वह नहीं जानता। फिर हम बेसिकली आज सर मतलब ये सब जो आंसर राइटिंग में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो इसके अनुसार मुझे मतलब यही सब लास्ट में रहेगा, क्वेश्चन के लास्ट में जो उसी के साथ मुझे उसका आंसर देना है। तो सर बताएं एनसीईआरटी बुक पढ़ना, जो 8 क्लास से पढ़ना स्टार्ट बोले करने के लिए, तो हम स्टार्टिंग कर दिए। अब बुक तो लिए नहीं, लेकिन बुक लेंगे। और अभी तो हम स्टडी आई क्यू आईएएस पर भी हम एक वीडियो देख रहे थे, जो हेल्प ले रहे थे, क्लास 6 से स्टार्ट हुआ था पढ़ाने के लिए, तो वहाँ से भी सीख रहे थे। यहाँ पे एनसीईआरटी मतलब सर बताए हैं कि एनसीईआरटी एक ऐसा मतलब एनसीएफ 2005 के अनुसार जो है न्यू मतलब बुक पास किया है। तो वहाँ के एनसीईआरटी बोला है कि बच्चों को साथ साथ रटने के प्रवृत्ति को हतोत्साहित कर सोचने का भी मतलब थिंकिंग का भी प्रोसेस दिया है कि आप इसे अच्छा समझें। इन विषयों पर भी बीच के दीवारों पर अथवा घेरे तोड़कर अंतर अंतरानुशासनात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहन देना भी है। यही सब बताया गया है। और सर एक क्वेश्चन दिए थे उस दिन 22 तारीख को क्वेश्चन दिए थे, तो इसमें लिखा हुआ था इतिहास में तिथियां क्यों महत्वपूर्ण हैं, इसके बारे में एक क्वेश्चन दिए थे, बताए थे भी सर। और इतिहास के विभिन्न का आधार क्यों है, जो जेम्स मिल द्वारा किए जाने वाले विभाजन का दोष क्या है, ये सब बताएं। औपनिवेशिक से क्या सार्थक है, ये सब सर बताए थे, जो काफ़ी अच्छा लगा। फिर व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है।
ये सब बताएं। इसमें ये सब टॉपिक है। ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, जो ये सब एक टॉपिक है। फिर आदिस आदिवादी सॉरी आदिवासी आदिवासी दीकू तथा स्वर्ण युग का कल्पना करना, जब जब जनता बगावत करती है, ये सब टॉपिक है। उपनिवेशवाद और शहर, अम, और बुनकर लोहा बनाने वाला और फैक्ट्री मालिक। जब ये सब ब्रिटिश लोग आए थे तो ये लोग पर बुनकर लोहा बनाने वाला और फैक्ट्री मालिक पर क्या असर पड़ा था, ये डिपेंड करता है। और उसके बाद है देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना, ये सब एक टॉपिक है। महिलाएं जाति एवं सुधार के लिए भी जब ये 19वीं सदी के समाज की क्या विशेषताएं थीं, ये सब बताया गया है यहाँ पर। फिर दृश्य कलाओं एवं बदलती दुनिया के बारे में बताया गया है। फिर राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन जो 1870 से लेकर 1870 के दशक से 1947 तक चला था। और उसके बाद है कि स्वतंत्रता के बाद जब क्या हुआ था, 15 अगस्त 1947 में जब भारत के स्वतंत्रता मिली, तो उसके प्रमुख कौन सी चुनौतियां थी। जब इंडिया जब इंडिया जब इंडिया जब 1947 के बाद जब इंडिपेंडेंट हुआ था, तो उस टाइम क्या इंडिया को चुनौती का संघर्ष करना पड़ा। फिर उसके बाद है संविधान सभा द्वारा निर्मित भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताएं के बारे में बताइए। ये बढ़िया कुछ समझे नहीं। भारत में सार्वभौमिक मताधिकार को अपनाना क्रांतिकारी कदम क्यों माना गया। संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान क्यों जोड़ा गया। अंग्रेजों के भारत से जाने के पश्चात से भी संविधान सभा में अंग्रेजी भाषा की संविधान में क्यों जगह दी, ये सब बताया गया है। ये मतलब 1947 के बाद ये सब जो चुनौतियां आई है इंडिया में, उसके ऊपर इस चर्चा करने बताए गए हैं। फिर भारतीय विरासत और संस्कृति आधुनिक भारत पर ये सब बताया गया है। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल में आधुनिक काल तक की कला के रूप में साहित्य और वास्तुकला के मुक्त पहलू शामिल होंगे। फिर भारतीय इतिहास का विभाजन हुआ था। जो जब भारतीय इतिहास का विभाजन हो रहा था, तो सर्वप्रथम जेम्स मिल ने 19वीं सदी में भारतीय इतिहास का अध्ययन किया तथा उसे हिंदू, मुस्लिम एवं ब्रिटिश काल में बांटा। इस प्रकार उसने भारतीय इतिहास का सांप्रदायिकरण किया। आगे राष्ट्रवादी देशकों के नामकरण में बदल कर यूरोपीय मॉडल के प्राचीन काल में मध्यकाल एवं आधुनिक काल का नाम दिया। ये सब जो भारतीय इतिहास का विभाजन है, यहाँ पर भी जो 1960 से 1970 के दशक में मार्क्सवादी लेखकों ने पूर्व मध्यकाल में अवधारणा दी थी। फिर भारतीय इतिहास का विभाजन है। फिर इसमें अतः भारत के इतिहास विभाजन निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है। जो भारत का जो ये हुआ था, विभाजन हुआ था, तो वो अलग अलग प्रकार में बांटा गया है, जिसमें प्राचीन काल है, पूर्व मध्यकाल है, मध्यकाल है, पूर्व आधुनिक काल है, आधुनिक काल है। फिर उसके बाद आधुनिक काल में है कि इसमें भी मतलब आधुनिक काल में भी इतिहास के बारे में निम्नलिखित खंडों में, जिसमें 18वीं सदी का इतिहास हुआ था, उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता के उपरांत भारत। 18वीं सदी का इतिहास इसे हम दो भागों में बांट कर देखेंगे। 18वीं सदी का पूर्वांध, इसे भी चर्चा बताए थे, और 18वीं सदी का उत्तरांध। इसमें 18वीं सदी का पूर्वांध में बताया गया कि मुगल साम्राज्य का पतन तथा क्षेत्रीय राज्यों का स्थापना। जब मुगल साम्राज्य का जब पतन हो रहा था, तो जो वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग थे, उनका स्थापना हो रहा था इस काल में, 18वीं सदी के पूर्वाध काल में। ठीक है। फिर मराठे मुगल साम्राज्य का विचलित करने के क्यों विफल रहे। 18वीं सदी का पूर्वांध में काल में पतन अथवा अनुवृत्ति का काल में माना गया है, अथवा प्रगति या नई संभावनाओं को काल माना जाए।
फिर उसके बाद बताएं सर कि उसके बाद बताएं कि मुगल साम्राज्य के विघटन के पश्चात अनेक क्षेत्रीय राज्य स्थापित हुए हैं। इन्हें निम्नलिखित उप समूह में बांटकर देख सकते हैं। जैसे मुगल साम्राज्य जब विघटन हो रहा था, तो जब उनके वहाँ पर जब क्षेत्रीय राज्य संगठित हो रहा था, तो उसका में कई तरह उप समूह में बांटकर देख सकते हैं। जैसे उत्तराधिकारी राज्य, इन राज्यों में संस्थापक पुराने मुगल अधिकारी थे। इन्होंने मुगल साम्राज्य के कर्मचारी फिर बांटा गया है, यहाँ पर लाभ उठाकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी। इन्हें हम निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं। जैसे बंगाल हो गया, बंगाल में हो गया जो स्वतंत्र बंगाल राज्य में संस्थापक मुर्शिद कुली खान थे, जो 1780 में बंगाल के दीवान पद पर नियुक्त हुआ था। परंतु औरंगजेब की मृत्यु का फायदा उठाकर उसने बंगाल के सूबेदार का पद का भी ग्रहण कर लिया था, अतः उसे नवाब कहा गया। 1727 में उसका उत्तराधिकारी उसका दामाद सुआउद्दीन 1727 से 1739 ईस्वी तक हुआ। फिर उसके बाद बंगाल के बाद अवध आया, फिर हैदराबाद आया। ये सब 3 टॉपिक हैं। फिर विद्रोही राज में सर विद्रोही राज के बारे में बता रहे थे, जिसका जो था सिख राज। फिर सिख राज में भी विद्रोही राज में भी विद्रोही राज में जैसे सिख राज हो गया, मराठा राज्य हो गया, जाट राज हो गया, अफगान राज हो गया। ये सब विद्रोही राज थे, जिसमें संगत सिख राज में क्या था, संगत लगाना और लंगर छापना। ये सब सिख समुदाय थे, जो सिख पंथ में गुरु नानक के द्वारा एक शांतिपूर्ण पंथ के रूप में स्थापित किया। जो गुरु नानक देव जी थे, वो क्या थे, एक शांतिपूर्ण पंथ के लिए सिख समुदाय का स्थापना किए थे, जो आरंभ में समुदाय भावना को मजबूत हो गई। फिर उसके बाद बताएं सर कि 18वीं शताब्दी के विवाद, इसे इस युग में अंधकार युग के रूप में विचलित करने के आधार पर। फिर एक सर क्वेश्चन बनवाए थे, मराठे मुगल साम्राज्य को विभाजित कर भारत एक वैकल्पिक साम्राज्य देने के क्यों विफल रहे। मराठा राज्य एक दक्षिण भारत के मराठा राज्य का दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर तेजी से विस्तार हुआ। एक समय ऐसा आया कि यह एक अखिल भारतीय आकार लेता प्रतीत हुआ। फिर ऐसा लगने लगा कि यह मुगल साम्राज्य के विकल्प दे सकेगा, परंतु अपनी स्थगित कमजोरी या असंगत दुर्बलता या नैतिकगत कमियों के कारण यह साम्राज्य बनाने में विफल हो गया। इसे निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है। मराठा परिसंघ की संपत्ति चरित्र, फिर दूसरा है कमजोर वित्तीय आधार, फिर तीसरा है मराठा राज्य के द्वारा आर्थिक गतिविधि प्रोत्साहन नहीं, फिर चौथा है संकट के समय भी मराठा सरदार संयुक्त मोर्चा बनाने का विफल। ये सब टॉपिक हैं। और फिर उसके बाद एक सर क्वेश्चन करवाए थे कि सुस्पष्ट कीजिए कि मध्य 18वीं सदी के भारत विखंडित राजतंत्र की छाया से किस प्रकार ग्रसित था, अथवा क्या आप इस कथन सहमत हैं। जैसे कि 18वीं उत्तर में है, 18वीं सदी के मध्य में भारत के राजनीतिक परिदृश्य का महत्वपूर्ण लक्षण था बहुराज्यीय व्यवस्था का उद्भव। यह वह काल था जब एक तरफ शक्तिशाली मुगल साम्राज्य विघटित हो गया था तथा अनेक छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य स्थापित हो चुके थे। इन राज्यों को हम 2 समूह में बांटकर देख सकते हैं, उत्तराधिकारी राज्य, विद्रोही शक्तियाँ एवं स्थापित। पहले समूह में हम अवध, बंगाल, हैदराबाद जैसे राज्यों को गणना कर सकते हैं। ये राज्य स्वयं मुगल अधिकारियों के द्वारा स्थापित किए गए थे। उदाहरण के लिए बंगाल में मुर्शिद कुली खान, अवध में सादत खान एवं हैदराबाद में ये सब क्या थे, उत्तराधिकारी काल में जब हुआ था। बंगाल में जब उत्तराधिकारी जो बना था मुर्शिद कुली खान था, अवध में उत्तराधिकारी था सआद खान, और हैदराबाद में निजाम उल मुल्क जो ये सब जो क्या था उत्तराधिकारी ये सब था। फिर उसके बाद आया कि इसी प्रकार विद्रोही राज्य में हम सिख राज्य, ये सब जो विद्रोही राज्य हैं
सिख राज है, मराठा राज है, जाट राज एवं अफ़गान राज की गणना करते हैं।